आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। तो इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। पहला प्रश्न क्या दिया है देख लेते हैं। बच्चों को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते और सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है? ठीक है, तो स्कीमा दिया है संभावित विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास का क्षेत्र और समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो बच्चों को दिया गया ऐसा कार्य, तो बच्चों को कैसा कार्य दिया जा रहा है जो इसके स्तर, जैसे छोटे बच्चे के स्तर होता है तो उससे थोड़ा सा कठिन होता है कि वो बच्चे आसानी से ना कर सके, इस स्तर का उसको क्या दिया जाता है, कार्य दिया जाता है। ठीक है, तो वो बेहतर जुड़ते और सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की ने कहा है कि वो उससे बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की ने उपरोक्त कथन कहा है। ठीक है, तो बच्चे के किस विकास को इंगित किया है ये बताना है। तो स्कीमा संभावित विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इस प्रश्न के लिए अगर सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समीपस्थ विकास। ठीक है, तो जो उसके लिए कॉमन है उससे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा कठिनाई बोला गया है, थोड़ा सा उच्च स्तर का है ना। तो समीपस्थ विकास तो थोड़ा सा उसके समीप का विकास होगा, है ना, विकास होगा लेकिन थोड़ा ही विकास होगा उससे एक्स्ट्रा। जो वो क्या है, जैसे कि अभी वो एक काम कर रहा है तो वो थोड़ा सा विकास कठिन होगा, तो क्या हो जाएगा, वो 1.5 के आसपास, है ना। जैसे 1 मिनट में कोई काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, वो 1.5 काम कर पाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा समीपस्थ, तो उसके पास का ही विकास होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा पास का विकास हो जाएगा अगर उसे थोड़ा सा कठिन। तो इसीलिए थोड़ा सा कठिन थोड़ा 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 बढ़ाते जाना चाहिए, है ना, ये बताया गया है इसमें। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है? तो जीन पियाजे के अनुसार बताया गया है कि किस अवस्था में भाषा योग्यता, संप्रेषणशीलता और संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है। जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया है। तो इंद्रिय जनित ग्रामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, वैसे इस प्रश्न के सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सा है, तो 11 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक की अवस्था जो होती है वो क्या कहलाता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन अवस्था की प्रमुख विशेषता है ये, इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अधिक होता है। तो 11 से प्रौढ़ अवस्था तक याद रखिएगा। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवस्था है करके दे देगा 11 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, ऐसा टाइप से। तो आपको याद रखना 11 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक कौन सा है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो इसमें से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है पूछा गया है, कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। मौलिकता दी है, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन। तो सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? ठीक है, तो मौलिकता हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, मौलिकता हो जाएगा। ठीक है, अनुशासन नहीं होगा। ठीक है, मौलिकता हो जाएगा, अनुशासन नहीं होगा। और क्या हो जाएगा, धारा प्रवाहिता, ये भी हो जाएगा, कला। ठीक, और क्या है, लचीलापन, तो ये भी हो जाएगा। तो कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, अनुशासन। अनुशासन के क्या नहीं है, तो सृजनशीलता का प्रमुख तत्व अनुशासन जो है नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल अवस्था की कितनी अवस्थाएं हैं, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं ये बताना है आपको। 3 अवस्थाएं बताया है, 4, 5, 6। तो इस प्रश्न के सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, 4 अवस्थाएं। ठीक है, तो कौन कौन सा है 4 अवस्थाएं देख लीजिए। संवेदी पेशी अवस्था हो जाएगा जो जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक बताया गया है। और अमूर्त वाला हम बताए हैं ना अभी कि 11 से
अधिक मतलब प्रौढ़ अवस्था तक का बात। तो अमूर्त ये 4 अवस्था किसके अनुसार, तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल्यावस्था की अवस्थाएं अगर पूछे तो ये 4 अवस्था आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या चीज सीखा जाता है, मनोविज्ञान दिया है, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण, मनोदैहिक। संकेत अधिगम याद रखिए, संकेत, ठीक है। क्या हो जाएगा, सही आंसर बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, पारंपरिक अनुकूलन। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अब पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्याएं समाधान की अवस्था में करने लगता है। किस अवस्था में करने लगता है, तो अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं एवं समस्या समाधान की अवस्था करने लगता है। किस अवस्था में करने लगता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न के सही आंसर की अगर बात करें तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है, ब्रूनर है ये, ठीक है। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है। तो एक ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था है जो पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्था की विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है, ये पूछा गया है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और संवेगात्मक गामक अवस्था। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखना है आपको, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ब्रूनर की जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था से मिलता जुलता है, तो ये कौन सा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलता जुलता है, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञ अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतःप्रज्ञ अवस्था। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। संश्लेषण का उदाहरण बताना है आपको। निबंध लिखना, भाषण ट्रेना, प्रमेय सिद्ध करना, चित्र रंगना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रमेय सिद्ध करना, ठीक है। संश्लेषण का उदाहरण की अगर बात करें तो प्रमेय सिद्ध करना आ जाएगा संश्लेषण का उदाहरण। अगला प्रश्न देखेंगे। एक बच्चा साव और वास तथा न्यूक्लियर और अनन्यूक्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता, वह पीड़ित है। डिसलेक्सिया, शब्द जम्बिलिंग विकार, डिसलेक्सियमिया, डिसमॉर्फिमिया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, डिसलेक्सिया, ठीक है। एक बच्चा साव है, जैसे साव, वास तथा न्यूक्लियर या अनन्यूक्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता, वो किससे ग्रसित है या पीड़ित है, तो डिसलेक्सिया से, ठीक है। डिसलेक्सिया एक ऐसा अधिगम या अक्षमता है जिसमें बच्चे गणितीय समस्याओं को समझने में कठिनाई महसूस करता है। तो ये डिसलेक्सिया से बच्चे को क्या होता है, गणितीय समस्याओं को समझने में क्या होता है, उसको कठिनाई होती है, ये महसूस करते हैं अपने आप। अपठन या डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा में दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। तो इस चीज़ को याद रखें। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है करके आ जाएगा प्रश्न में, ठीक है। तो ये गणित से संबंधित है, याद रखना है इस चीज़ को, है ना। अगला प्रश्न है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो बालक की जो शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है, सिर से पैर तथा शरीर के बाहर
से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, और पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। सिर से पैर की ओर होता है, ये सभी को लगभग पता होगा। तो ये पैर से सिर, ये दोनों गलत हो जाएगा। तो ये दोनों में से कौन सा है वो बताना है आपको, ठीक है। तो शरीर के मध्य से बाहर की ओर, तो शरीर से मध्य की बाहर, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर से पैर की ओर होता है तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, शरीर के मध्य भाग से क्या होता है, बाहर की ओर विकास होता है। क्रियात्मक विकास जो होता है ये मध्य से बाहर की ओर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मापन की सर्वाधिक विश्वसनीय मापनी है, अनुपात, क्रमिक, अंतराल, शाब्दिक। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी प्रश्न शामिल है इसमें। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। जिसको वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे इस चैनल में इसी प्रकार के वीडियो निरंतर मिलता रहेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर जिसको भी पता है कमेंट करके बता दीजिए। बस इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंतराल, ठीक है। तो मापन की सर्वाधिक विश्वसनीय मापनी कौन सा है, तो अंतराल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है, तो समस्यात्मक बालक से संबंधित गुण कौन सा सही नहीं है। चोरी करना, क्रोध प्रकट करना, सामाजिक रूप से समायोजित या झूठ बोलना। समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है। समस्यात्मक बालक है ना, तो कौन सा गुण सही नहीं है, क्रोध प्रकट करना, सामाजिक रूप से समायोजन, झूठ बोलना या चोरी करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक रूप से समायोजित। तो ये समस्यात्मक बालक से संबंधित गुण नहीं है। बाकी चोरी करना, क्रोध प्रकट करना, झूठ बोलना, ये समस्यात्मक बालक से संबंधित गुण है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसका डिटेल देखेंगे क्या। तो वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बालक सामान्यतः यह कहा जाता है कि जो समस्या बालकों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, अर्थात जिनका व्यवहार अथवा व्यक्ति किसी बात पे गंभीर रूप से असामान्य होता है, ठीक है। ये समस्यात्मक बालक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। एक नवजात अपनी माता की स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो एक नवजात जो बालक होता है अपने माता के स्पर्श छूने से क्या करता है, वो मुस्कुराता है, ठीक है। यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है, या किस प्रक्रिया का उदाहरण है। संज्ञानात्मक, जैविक, सामाजिक, संवेगात्मक, विश्लेषणात्मक। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक संवेगात्मक, याद रखिएगा। तो सामाजिक संवेगात्मक, बालक के सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार उसका संवेगात्मक विकास कहलाता है, याद रखना है इस चीज़ को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना। पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिए। पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है। मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक होता है लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव रहता है उसमें, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये मूर्त संक्रियात्मक में ये सब चीज़ होता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग की अगर बात करें तो 7 से 11 वर्ष तक का रहता है। इस चरण में बच्चे वस्तुओं को समूह और उपसमूह में वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंधन में मुख्य अंतर यह है कि, तो संज्ञानात्मक अधिगम और नैमित्तिक अनुबंधन में मुख्य अंतर है कि, क्या अंतर है ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगी, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। संज्ञानात्मक अधिगम से प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, जबकि नैमित्तिक अनुबंध में प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। इतना ही है इसमें। चलिए अगला प्रश्न क्या है वो भी देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग का अर्थ है।
तो इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में? ऐसे कार्यों की श्रृंखला जो बहुत कठिन है, सहायता के लिए स्तर को बदलना, अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना, बच्चों के जेडीपी को प्रभावशाली तरीके से मापन करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पियाजे सिद्धांत में पराधीन नैतिकता खाली स्थान दौरान दिखाई पड़ती है। खाली स्थान के दौरान ना, के दौरान हो जाएगा, दिखाई पड़ती है। तो 1 से 4 वर्ष की उम्र, 4 से 7 वर्ष की उम्र, 7 से 10 वर्ष की उम्र और 10 से आगे की उम्र। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 से 7 वर्ष की उम्र। तो पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता खाली स्थान के दौरान दिखाई पड़ती है, तो 4 से 7 वर्ष की उम्र पे दिखाई पड़ती है। ठीक है, नैतिकता के विकास मतलब नए चरण में प्रवेश करना। ठीक है, याद रखिएगा, नैतिकता मतलब नए चरण में प्रवेश करना। जब वह 4 से 7 वर्ष की आयु में मूर्त संक्रियात्मक चरण में प्रवेश करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं को किसने बतलाया है? विशिष्ट अवस्था की बात हो रहा है, स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग, एरिक्सन। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, पियाजे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच पुराने एवं नए तत्व के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। ऑप्शन में क्या दिया है देख लीजिएगा, आत्मसातीकरण, समंजन, ज्ञानभंग या अशांति संतुलन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, संतुलन, है ना। अगला प्रश्न क्या है? विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इनमें निम्न भी शामिल हैं: प्रतिभाशाली छात्र, खेलों में उत्कृष्ट छात्र, मादक द्रव्य सेवन करने वाले छात्र, समाज के कमजोर या वंचित वर्ग के छात्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिभाशाली छात्र। तो विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इनमें प्रतिभाशाली छात्रों को भी शामिल किया गया है विशेष शिक्षा के अंतर्गत, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। एक बच्चा उद्देश्य व कार्य को तर्कपूर्वक सोच सकता है, यह पियाजे की अवस्था का एक कारण है। वह अवस्था है, तो किस अवस्था का कारण है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्रत्यय संक्रियात्मक अवस्था, प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर दोस्तों? बता दीजिएगा जिसको भी पता है। तो इस प्रश्न के सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। कहीं मिस्टेक है तो उसको भी बता दीजिएगा ताकि सुधारा जा सके। ठीक है, उसको मैं कमेंट पिन कर दूंगा ताकि सभी को पता चल जाएगा अगर कहीं मिस्टेक है तो। ठीक है ना, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।